Morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our chapter number 11 is complete. Today we will start chapter number 13. स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 ऐसी 2 के अंदर है तो उसको हम PT2 के बाद करेंगे. नाउ चैप्टर नंबर 13 शेप्स. स्टूडेंट इस चैप्टर में हम शेप्स के बारे में रीड करेंगे. आप प्रीवियस क्लास में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल्स के बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. आपने अपने आसपास इस तरह की शेप को इजीली देखा होगा, जैसे कि कैरम की शेप होती है स्क्वायर के जैसी, और खिड़की की शेप्स होती है रेक्टेंगल के जैसी, फ्लैग की शेप है ट्रायंगल के जैसी, और कॉइन्स होते हैं स्टूडेंट्स उनकी शेप होती है सर्कल के जैसी. नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक शेप्स. फर्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर है 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. में स्क्वायर में 4 साइड्स होती है और 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसके सभी साइड से इक्वल होती है. मीन्स इसके सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. स्टूडेंट एक पेपर के ऊपर डाई को रखकर उसकी बॉटम के फेस के एजेस के चारों तरफ पेंसिल से एक लाइन लगाते हैं तो हमें एक स्क्वायर की शेप फाइंड होती है. कुछ अदर ऑब्जेक्ट है, इनकी हेल्प से भी हम स्क्वायर को ट्रेस कर सकते हैं, जैसे आइस क्यूब, चॉक बॉक्स, रूबिक क्यूब. नाउ स्टूडेंट सेकंड इज रेक्टेंगल. स्टूडेंट रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. मीन्स टॉप की साइड इक्वल होती है बॉटम की साइड से, और राइट हैंड की साइड इक्वल होती है लेफ्ट हैंड की साइड से. स्टूडेंट इस तरह की जो फिगर गिवन है वो रेक्टेंगल की फिगर होती है. जब पेपर के ऊपर मैच बॉक्स को रख के इसके बॉटम के फेस के एजेस के साथ पेंसिल से लाइन लगाते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल की शेप फाइंड होती है. ये सम अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स, बुक एंड डस्टर. इसके चारों ओर जब हम पेंसिल की हेल्प से लाइन लगाते हैं तो रेक्टेंगल की शेप फाइंड आउट होती है. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज ट्रायंगल. स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं, और ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. स्टूडेंट ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हैंगर, सैंडविच, प्रिज्म. इनकी बॉटम की एजेस के साइड हम पेंसिल के हेल्प से लाइन लगाते हैं, मिस इनको ट्रेस करते हैं तो हमें ट्रायंगल की शेप फाइंड आउट होती है. नाउ नेक्स्ट इज सर्कल. इस तरह की जो शेप गिवन होती है वो सर्कल की शेप होती है. इसमें नई साइड्स होती है और नई कॉर्नर्स होते हैं. स्टूडेंट सर्कल को बैंगल्स, कॉइन्स की हेल्प से ट्रेस किया जा सकता है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द फॉलोइंग शेप्स एंड कलर देम. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें शेप्स के नेम राइट करने हैं, उसमें कलर करना है. स्टूडेंट कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी कर सकते हैं. स्टूडेंट फर्स्ट फिगर में शेप गिवन है हमें स्क्वायर की, मीन्स इसमें 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर है और इसके सभी साइड इक्वल है. तो हम यहाँ राइट करेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में एक गोल फिगर गिवन है, मीन्स ये सर्कल की शेप है, इसमें नई साइड्स है और नई कॉर्नर्स है. तो हम यहाँ राइट करेंगे सर्कल, CIRCLE, सर्कल. स्टूडेंट नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल की शेप्स गिवन है क्योंकि इसमें 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स है. यहाँ राइट करेंगे ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल. नाउ स्टूडेंट पार्ट डी में रेक्टेंगल की शेप बने, इसमें 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है और इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है. तरह की जो शेप होती है वो रेक्टेंगल की शेप होती है. हम यहाँ राइट करेंगे रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल. नाउ स्टूडेंट पार्ट ई, ट्रायंगल की शेप्स गिवन है, मीन्स इसमें 3 साइड्स है और 3 कॉर्नर्स है, और ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो हम यहाँ राइट करेंगे ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल. नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ में रेक्टेंगल की शेप गिवन है, इसमें 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स है और इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है. इस लेफ्ट हैंड की साइड इक्वल है राइट हैंड की साइड के, और टॉप की साइड इक्वल है बॉटम की साइड के. तो हम यहाँ राइट करेंगे रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number second, to which shape does each of the following things belong. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ थिंग्स गिवन है, हमें फाइंड करना है इसकी शेप किससे मैच करती है. ना स्टूडेंट पार्ट ए में हमें एक गोल शेप गिवन है. स्टूडेंट इसकी शेप है सर्कल के जैसे, तो हम यहाँ राइट करेंगे सर्कल, SIRCLE, सर्कल. नेक्स्ट स्टूडेंट एनवेलप गिवन है, इसकी शेप है स्टूडेंट रेक्टेंगल के जैसे, मीन्स इसके 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स है और इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है. राइट की साइड इक्वल है लेफ्ट की साइड के, और टॉप की साइड इक्वल है बॉटम की साइड के. तो हम यहाँ राइट करेंगे रेक्टेंगल, RECTANGLE, मीन्स इसकी शेप रेक्टेंगल की जैसी है. नेक्स्ट में स्टूडेंट एक कैरम गिवन है, इसमें 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, मीन्स इसकी शेप है
स्क्वायर के जैसी, तो हम यहाँ राइट करेंगे स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट डी में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन है, इसकी शेप ट्राइंगल की जैसी है, मीन्स इसमें 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स है और इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। तो ट्राइंगल की ऑल साइड इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो हम यहाँ राइट करेंगे ट्राइंगल, मीन्स इसकी शेप ट्राइंगल की जैसी है। I think students you understand. So students you do complete question number first and second. Thank you students. Have a nice day. Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video, we have completed chapter 14 of question answer in one or two words. Today I will start part F. Answer the following questions in one sentences. Chapter 14 Gautam Buddha. Answer the following questions in one sentences. हमें प्रश्नों के उत्तर वन सेंटेंस में देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डिड सम एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट गौतम। कुछ ज्योतिषियों ने गौतम के बारे में क्या भविष्यवाणी की। तो आंसर इज सम एस्ट्रोलॉजर केम टू द फीस्ट। कुछ ज्योतिषी दावत के लिए आए एंड प्रेडिक्टेड टू शुद्धोधन, और उन्होंने शुद्धोधन की भविष्यवाणी की दैट हिज चाइल्ड की उसका बच्चा वुड बिकम आइदर यूनिवर्सल मोनार्क, या तो एक प्रसिद्ध सम्राट बनेगा, और वुड बिकम ए ग्रेट मोंक, या फिर एक महान भिक्षुक बनेगा। अबेंडिंग होम, घर को छोड़ देगा, घर को छोड़कर एक महान भिक्षुक बनेगा। उन्होंने कहा कि कुछ ज्योतिषी दावत के लिए आए और उन्होंने शुद्धोधन की भविष्यवाणी की कि वह उसका बच्चा या तो एक प्रसिद्ध सम्राट बनेगा या एक महान भिक्षुक बनेगा, घर छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई डिड द किंग सिद्धार्थ कॉन्फाइंड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। राजा ने सिद्धार्थ को एक सुंदर महल में क्यों सीमित रखा। तो आंसर इज बिकॉज द किंग थॉट, क्योंकि राजा ने सोचा आई वांट माई सन टू बी ए ग्रेट एम्परर, कि मैं अपने बेटे को एक महान सम्राट बनाना चाहता हूँ, एंड नॉट ए ग्रेट मोक, ना कि एक महान भिक्षुक। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को एक सुंदर महल में सीमित रखा, कहीं पर नहीं जाने दिया उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डिड द प्रिंस सी ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। व्हाट डिड द प्रिंस सी ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। राजा ने अपनी पहली यात्रा पर क्या देखा। तो आंसर इज वन डे, एक दिन सिद्धार्थ वेंट आउटसाइड, सिद्धार्थ बाहर की तरफ गए। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, ही सा एन ओल्ड मैन, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। एज ही वेंट ऑन, जैसे ही वह आगे बढ़ते गए, तो ही सा ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। सीइंग दिस, वह यह सब देखकर सिद्धार्थ वाज सैड, सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए, उदास हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट डिड लॉर्ड बुद्ध प्रीच हिज फॉलोअर्स। लॉर्ड बुद्ध ने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिया। लॉर्ड बुद्ध ने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिया। आंसर इज ही टोट देम टू बी काइंड टू ह्यूमंस, उन्होंने यह कहा कि इंसानों की तरह ही बर्ड्स, पक्षी एंड बीस्ट जानवर होते हैं। ही सैड, वह कहता है कि इफ़ पीपल वर गुड, इंसान अच्छे होते हैं, काइंड दयालु एंड ऑनेस्ट और ईमानदार भी होते हैं। ही टोट दैम टू बी काइंड टू ह्यूमंस, उन्होंने बताया कि इंसानों की तरह ही बर्ड्स, पक्षी एंड बीस्ट और जानवर भी होते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा कि पीपल वर गुड, लोग अच्छे होते हैं, काइंड एंड ऑनेस्ट, ईमानदार और दयालु भी होते हैं। So dear students, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST class 3rd. Dear student, today we read remaining chapter lesson 14. So let's start. National song. वंदे मातरम is the national song of India. वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। It was written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in the novel आनंद मैथ। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, जिन्होंने मैथ के उपन्यास आनंद गणित के लिखे थे। द सॉन्ग हैज़ वर्ड्स फ्रॉम बंगाली एंड संस्कृत, जो इसके वर्ड हैं, इसके गीत हैं, वो बंगाली और संस्कृत में की भाषा में हैं। आवर
फ्रीडम फाइटर एंड कॉमन पीपल यूज टू सिंग वंदे मातरम। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस गीत का और आम जनता इस गीत का यूज़ करती थी। व्हील टेकिंग आउट प्रोसेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले जब ब्रिटिश सरकार के जुलूस निकाले जाते थे तब यह गीत हमारे स्वतंत्रता सेनानी था आम जनता द्वारा गाया जाता था। नेशनल प्लेज, नेशनल प्रतिज्ञा। द नेशनल प्लेज इज टेकन टू शो वन कमिटमेंट टू वन कंट्री। नेशनल जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है वो एक स्थान के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए की जाती है। आवर नेशनल प्लेज, हमारी प्रतिज्ञा है। इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत मेरा देश है। ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, सारे भाई भारतीय मेरे भाई बहन हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरियड कल्चर, मैं इसकी समृद्ध और विविधता पर संस्कृति पर मुझे गर्व है। आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्थी ऑफ इट, मैं हमेशा इसके योग्य होने का प्रयास करूँगा। आई शैल लव एंड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स टीचर एंड एल्डर्स, मैं हमेशा अपने रिस्पेक्ट करूँगा अपने पेरेंट्स अध्यापक और अपने बड़ों की। टू माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश और मेरे देश के लोग। आई प्लेज माई फ्रीडम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी भक्ति की प्रतिज्ञा करता हूँ। अदर सिंबल्स, अन्य सिंबल्स प्रतीक। इंडिया हैज सम अदर नेशनल सिंबल, भारत में कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय जानवर पशु। अवर नेशनल एनिमल इज टाइगर, हमारा राष्ट्रीय एनिमल है टाइगर चीता। इट सिंबलिश ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, यह एक तेज और बहादुर का प्रतीक है। मतलब जो हमारा जो टाइगर है ये नेशनल एनिमल, हमारा जो सिंबल है जैसे नेशनल एनिमल है जो कि हमारे ब्रेवरी और स्ट्रेंथ का सिंबल प्रतीक है। लार्ज स्केल हंटिंग ऑफ टाइगर फॉर देयर स्किन, बहुत मतलब लंबे स्केल में इनका शिकार किया जाता है। बड़े उसमें क्योंकि इनकी स्किन का टाइगर फॉर देयर स्किन, इनका शिकार इनकी स्किन के लिए किया जाता है। एज रिजल्टेड एंड अलार्मिंग रिड्यूस्ड इन देयर पॉपुलेशन, इसके कारण इनकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। टू प्रोटेक्ट द टाइगर, ए गवर्नमेंट प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड, बाघ को बचाने के लिए सरकारी परियोजना बाघ के नाम से कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। आवर नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। इट इज़ नोन फॉर इट ब्यूटी एंड प्राइड, यह अपनी सुंदरता के गर्व के लिए माना जाता है। द पिकॉक डांस व्हेन इट्स रेन, जो पिकॉक डांस करता है जब बारिश आती है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you understand, you also read this chapter. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते हैं तो दो वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकते हैं, इसे लिखते समय कुछ चिन्हों से स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या होते हैं विराम चिन्ह? जब हम बोलते हैं तो दो वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकते हैं, इसे लिखते समय हम कुछ चिन्हों से स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जिस तरह बिना रुके बोलने पर बात समझ में नहीं आती, उसी तरह बिना विराम चिन्ह के लिखने पर बात समझ में नहीं आती। आइए अब हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह और उनका प्रयोग जानें। सबसे पहले है पूर्ण विराम। इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है। पूर्ण विराम, जिन वाक्यों में कोई सूचना या समाचार होता है उनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लिखा जाता है। जिन वाक्यों में कोई सूचना या समाचार होता है उनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह
लिखा जाता है जैसे रामलाल के 4 बेटे हैं, उसका घर राजनगर में था। यह राम की पुस्तक है। तो समझ में आ गया आपको कि पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जहाँ हमारी बात पूरी हो जाती है और जिस वाक्य में कोई सूचना या समाचार दिया जाता है। आगे है दूसरा विराम चिन्ह, क्या होगा? अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। एक तरह के कई छोटे वाक्यों को एक बड़े वाक्य में जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। एक तरह के कई छोटे वाक्यों को एक बड़े वाक्य में जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम जो चाहते हो करो, लेकिन लाभ हानि का ध्यान रखना। यहाँ जो 2 छोटे वाक्य है ये बड़े वाक्य में जोड़े गए हैं, तो इसके लिए जो ये चिन्ह प्रयोग हुआ है ये क्या है? अर्धविराम। आगे है नरेश उसे बुलाए न बुलाए पर अब बात नहीं बनेगी। तो यहाँ भी 2 छोटे वाक्यों को एक बड़े वाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर अर्धविराम। इसके बाद है अल्प विराम। इसका चिन्ह ऐसे लगता है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम, बहुत थोड़ी देर रुकना। आइए इस विराम चिन्ह के प्रयोग के बारे में जानें। सबसे पहले एक पद के अंदर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए, एक पद के अंदर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे होली की टोली में रोहन, मोहन, रीता, मनोज, शालू, नीलम और मनीष थे। यहाँ इन शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है तुम दुकान से दाल, चावल, आटा, मसाले और तेल ले आओ। यहाँ एक ही तरह के शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए, जैसे होली के दिन छोटे बड़े, ये शब्दों के जोड़े हैं, युग्म, इनको अलग करने के लिए अमीर गरीब, गोरे काले का भेदभाव मिट जाता है। या इन जोड़ों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है वाक्य के शुरू में आए हुए हाँ और नहीं के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं कल विद्यालय आया था, नहीं तुम कल नहीं आए थे। तो यहाँ हाँ और नहीं के जो वाक्य के शुरू में आते हैं उनको अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम। आप सभी को ये तीनों भेद एक बार फिर से ध्यान से अपनी पुस्तक से पढ़ने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. This is our video for class 3rd. We will start our video. In previous video we complete our chapter. Now in this video we will continue our chapter. So in this video we will do our true false. Okay, so first of all our first true false is quails and ducks use their own feathers to line their nest. जो कोयल्स और जो डक्स होती हैं क्या वो खुद का फेदर यूज़ करती हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए और अंदर उसको सॉफ्ट प्रोवाइड करने के लिए? तो यस, ट्रू। देन टेलर बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन क्लिफ। जो टेलर बर्ड होती हैं वो क्या ऊंची चट्टानों पे या ऊंची जगहों पे अपना नेस्ट बनाती हैं? नो, इट्स फॉल्स। हमिंग बर्ड्स बोर होल्स इनटू हार्ड ट्री ट्रंक टू मेक नेस्ट। जो हमिंग बर्ड होती हैं क्या वो जो हार्ड ट्रंक मतलब जो पेड़ के मोटे तने होते हैं क्या उसमें वो अपना नेस्ट बनाती हैं? तो नो, वो वुड पैकर बनाता है ना, तो फॉल्स। देन कुकूज लेज एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। जो कोयल होती है वो दूसरों के घोंसलों में अपने अंडे देती है, तो ट्रू। एन ईगल्स नेस्ट हैज़ नैरो ट्यूब लाइक एंट्रेंस दैट ओपन अप्स एंड डाउन। जो ईगल होती है क्या वो नैरो ट्यूब लाइक एंट्रेंस का नेस्ट बनाती है? तो नहीं, वो ओपन बनाती है, क्लिफ पे बनाती है, सो फॉल्स। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स जो है नेस्ट क्यों बनाती हैं?
तो टू ले एग्स, ताकि वो अपने अंडे उसमें दे सकें, कहीं रख सकें सुरक्षित। वॉट मटेरियल्स डू बर्ड यूज़ टू बिल्ड नेस्ट, क्या मटेरियल्स यूज़ करती हैं बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए। तो मड, ग्रास एंड ट्विग्स एक्सेट्रा। मड है आपकी मिट्टी, MUD मड, GRASS ग्रास एंड TWIGS ट्विग्स, छोटी टहनियाँ होती हैं जो, और एक्सेट्रा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई डू बर्ड्स लाइक टू प्रोवाइड सॉफ्ट लाइनिंग इनसाइड देयर नेस्ट, वो अपने घोंसलों के अंदर सॉफ्ट लाइनिंग, सॉफ्ट आरामदायक कपड़े या घासें या फेदर्स क्यों लगाती हैं, किस लिए। तो आंसर है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, उसको और आरामदायक बनाने के लिए। तो TO2 MAKE मेक, IT इट, मोर MORE मोर, कंफर्टेबल, COMFORTABLE कंफर्टेबल। देन हाउ डज अ वीवर बर्ड बिल्ड इट्स नेट्स, वीवर बर्ड अपना नेस्ट कैसे बनाती हैं। तो दे कट ब्लेड्स ऑफ ग्रास एंड नॉट दैम विथ नेस्ट मटेरियल्स। THEY दे, CUT कट, BLADES blades, OFO of grass, GRASS grass, and knot, KNOT knot, them, THEM with nest materials, NEST nest, MATERIALS materials. Then how do birds take care of their babies? So they carry food and feed them till they grow up. जो बर्ड होती हैं वो अपने बेबी की टेक केयर कैसे करती हैं। THEY दे, CARRY कैरी, FOOD फूड एंड FEED फीड, दैम टिल THEY दे ग्रो अप, GROW एंड UP अप, वो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, है ना, उनको फीड भी कराती हैं, उनके लिए खाना लेकर आती हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपने नोटबुक में कर लेना, उसके बाद केवल आपको टिक द करेक्ट आंसर बच जाते हैं, हम वो कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।